आज अपन शुरू कर रहे हैं वर्ण रचना से, क्योंकि सबसे पहला चीज तो यही होता है ना, वर्ण क्या होता है। चलो बता दो मुझे, हिंदी को इजी सब्जेक्ट बोलने वाले वर्ण किसको कहते हैं? हिंदी तो बहुत इजी है मैडम, हम लोग तो ऐसे ही उसमें नंबर ले लेंगे मैडम, हलवा है मैडम बिल्कुल हिंदी। बताओ मुझे वर्ण किसको कहते हैं, एक्सप्लेन करना है आप लोग को, वर्ण से क्या समझते हैं आप। वाह बेटा वाह, पूर्णिमा वेरी गुड, तुम पढ़ लिया ना यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसको, और टू कॉपी कर रही है लड़की मेरा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, पूरा क्लास का सारा पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल होगा। देखो लेकिन गलती से गलती कर देते हैं ना, इसीलिए नकल छोटे लोग, नकल मत करो, ठीक है। मुख से निकलने वाले शब्द को नहीं कहते हैं, मुख से निकलने वाले ध्वनि को कहते हैं, शब्द अलग हो जाता है, समझ, इसीलिए नकल नहीं करना चाहिए। मुख से निकलने वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है, चलो स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान रखेंगे इधर, वर्ण रचना के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वर्ण किसको कहा जाता है, तो देखिए मुख से निकलने वाले प्रत्येक ध्वनि को, जो भी मुंह से आवाज निकल रहा है ना तुम्हारे, जो भी वायु निकल रही है, जो भी ध्वनि निकल रही है, जो भी साउंड निकल रहा है आपके मुंह से, उसको क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। लेकिन ये जो ध्वनि है ना, वो सार्थक होना चाहिए, सार्थक इन सेंस कुछ भी बोल दे रहे हो ये नहीं, जो बोल रहे हो उसका कोई मतलब होना चाहिए, कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तब उसको हम वर्ण कहेंगे। अब आप ऐसे ही आला वाला कुछ भी बोल दोगे, जैसे वो कच्चा बादाम वाला सॉन्ग आया है, समझ ही नहीं आता कि बोल क्या रहा है, लेकिन नाच सब लोग रहे हैं, ठीक है, वो वर्ण नहीं कहलाएगा, वो निरर्थक है। क्योंकि तो जो सार्थक शब्द है आपके, जिसका सार्थक मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, उसको हम सार्थक कहते हैं। तो मुख से निकलने वाली ऐसी ध्वनि या ऐसा सार्थक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, जिसका कोई अर्थ हो। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई भी माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यही ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई किसे कहा जाता है। अभिव्यक्त मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करना। अब सामने वाले के लिए आप गुस्सा हो, या सामने वाले से आपको प्यार है, अब उसको बोलना है आई लव यू, कैसे बोलोगे? या हिंदी में मैं बता दूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, ये शब्द बोलना पड़ा ना तुमको, मुंह से ध्वनि निकालना पड़ा कि नहीं निकालना पड़ा, बिल्कुल इन शब्द का अर्थ है कि नहीं है, तभी इसको वर्ण कहा जाता है। मतलब अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्त करोगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे, उसके लिए ध्वनि तो चाहिए होगा कि नहीं होगा। तो वही है, अभिव्यक्ति की जो न्यूनतम इकाई होता है। मैं नहीं करता मैम, अच्छा मैं भी नहीं करती, वो तो मैं समझा रही थी, ठीक है, इसको कहते हैं मौके पे चौका मारना, ठीक है। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई कहा जाता है। तुम मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया यार, इतनी शर्मिंदगी ऐसे करोगे हैं? चलिए, तो समझ आ गया आप लोग को वर्ण किसे कहते हैं, अभिव्यक्ति की सबसे न्यूनतम इकाई को आपका वर्ण कहा जाता है। मुख से निकलने वाले प्रत्येक सार्थक शब्द को हम वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं, लघुत्तम वाक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। लघुत्तम वाक ध्वनि मतलब छोटा सा होता है ना, ये छोटा सा, बिल्कुल मुंह से ध्वनि निकला, क बोल दिया आप लोग, क अ ब, छोटा सा ध्वनि है ना, इसको आप क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। सीधा से लाइन में याद रख सकते हैं कि मुख से जो भी ध्वनि निकलता है, बस उसका अर्थ होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण समझ आ गया ना क्या होता है, मुख से जो भी ध्वनि निकलती है, बस उस ध्वनि का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, उसको हम वर्ण कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ण है हमारे पास, तो बहुत सारे वर्णों का जो ग्रुप होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। इन दोनों में किसी को दिक्कत नहीं है, वर्ण समझ आ गया, मुख से कुछ भी निकल रहा है, उसका अर्थ होना चाहिए, वर्ण हो गया। इन वर्णों का ग्रुप होता है, उसको वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है? चलिए, वर्णमाला की अब हम बात कर ले, तो सबको पता होगा कि वर्णों की टोटल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। किसी से भी अगर हम पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो बता देगा कि 52 होता है। लेकिन सब तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि सबको ये नहीं पता था, सबको तो नहीं पता था, इतनी तो मेरी गारंटी है ना। कुछ लोगों को भले ही पता रहा होगा कि वर्ण टोटल 52 होते हैं, पर सबको तो नहीं पता रहा होगा। कंफ्यूजन तो सबको हो जाता है, कभी कभी 56 का हो जाता है, कभी कभी 50 का हो जाता है कि वर्णों की संख्या 56 थी। मत दिक्कत करो, इंग्लिश में कितने वर्ण होते हैं आपको याद है, एबीसीडी अल्फाबेट कितने होते हैं, 26, ये सबको पता है ना। बस 26 इंटू 2 कर दो, 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई 1, 2 दूनी 4 1 5, ये याद रहेगा ट्रिक। इंग्लिश में क्योंकि सबको पता है अल्फाबेट हमारे पास 26 होता है, उसको बस जस्ट डबल कर दीजिए, वो हिंदी वर्णमाला का अल्फाबेट हो गया आपका। क्लियर है? तो टोटल हिंदी वर्णमाला कितनी होती है, 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। और लेकिन यहाँ पर एक और चीज दिख रहा है आप लोग को, वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है, 44 होती है। अब ये कैसे हो गया मैडम, आगे समझ आ जाएगा बच्चे। ठीक है, अगर पूछे कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, कुल टोटल 52 होता है, लेकिन अगर पूछे वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की मूल संख्या 44 होता है।
कितना होता है? 44 होता है। वर्णों का मूल संख्या कितना होता है? 44 होता है। अब देखो, वर्णों के 3 रूप होते हैं, जो हम वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअल में वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उच्चारण के स्थान पर, या बोले उच्चारण के आधार पर। दूसरा होता है आपका वायु संवेग, हवा के आधार पर। तीसरा होता है आपका तारत्व। ये क्या है समझना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला पॉइंट, उच्चारण के स्थान के आधार पर कैसे वर्ण को बांटा गया है। तो देखो, उच्चारण मतलब क्या होता है? मुख से बोलना, उसी को तो हम उच्चारण कहते हैं ना। तो उच्चारण के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। मतलब मुख से बोलने के आधार पर जो आपका वर्ण है वो 2 प्रकार का होता है। मुख से बोलने के आधार पर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। तो आप मुख से क्या बोलेंगे? आप मुख से या तो स्वर बोलेंगे या व्यंजन बोलेंगे, दो ही चीज तो हम बोलेंगे। किसी से बात भी हम करें तो या तो हम स्वर बोलेंगे या हम व्यंजन बोलेंगे, यही तो उच्चारण है। तो उच्चारण के आधार पर, हाँ जी, प्रोनाउंस बोल सकते हैं, है ना। उच्चारण के आधार पर जो आपका वर्ण है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। खुद ही सोचिए ना, इस चीज को रटना नहीं है हमको। खुद ही सोचो तुम लोग, अगर किसी से भी बात कर रहे हैं तो हम या तो स्वर शब्द का प्रयोग करेंगे या हम व्यंजन शब्द का प्रयोग करेंगे। इससे ज्यादा कुछ करेंगे क्या? नहीं कर सकते ना। तो बस वही है, उच्चारण के आधार पर वर्ण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। स्वर किसको कहते हैं? तो स्वर जिसको बोलने के लिए आप स्वतंत्र हो, जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, जिसको बोलने में आपका कम समय लगता है, उसको स्वर कहा जाता है। और स्वर को ही आपका मात्रा भी कहा जाता है, पता है ना। जैसे क, का, की, ये सब, इसके साथ जो जो मात्राएं लगी हुई हैं ये स्वर ही तो है। आ की मात्रा लग गई, आ आम की मात्रा लग गई, ई इमली की मात्रा लग गई। तो ये जब एग्जाम में पूछता है ना तो जानते हुए भी दिमाग घूम जाता है, ये क्या पूछ रहा है, मात्रा किसको कहते हैं, तो किसको मात्रा कहते हैं। तो वहां पर दिमाग लगाना कि स्वर को ही मात्रा कहा जाता है, स्वर को ही मात्रा कहा जाता है। हमको सब पता होता है लेकिन बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम पर, इसीलिए ध्यान से। मैथ्स का क्लास बच्चे मैं आज शाम से लूंगी, ठीक है। आज शाम से मेरा मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सर तो अभी लेंगे, मे भी मेरा जो मैथ्स का क्लास चलता है वो इवनिंग में चलता है, ठीक। देखिए, स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत ना पड़े, स्वतंत्र होता है। अर्थात जो स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में कम समय लगता है। इन्हें मात्रा भी कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। बचपन में हमने पढ़ा था 13, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में जो स्वर की मात्रा है वो 11 होती है। स्वर की जो संख्या है वो 11 होती है। कौन कौन सा 11 होता है? आ ई उ उ री ए ओ औ। आम अंगूर का और आहा, इन दोनों को गिनती नहीं किया जाता है। तो स्वर की संख्या कितनी होती है? कौन कौन सा समझ आ गया ना। इसमें सिर्फ आ अंगूर का रहा, इसको काउंट हम नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ पहले स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं तो समझेंगे। जो स्वर है वो आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है स्वर? 4 प्रकार का होता है। अभी हम वर्ण पढ़ रहे हैं। हाँ जी, काफी है। अगर आपको स्वर की परिभाषा बतानी है, इतना आपने बोल दिया काफी है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र होता है अपने आप में, जिसके उच्चारण में किसी और के मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको हम स्वर कहते हैं। काफी है। देखो, ये तुम लोग को रटने की जरूरत नहीं है, तुम खुद समझना, मैं समझाती हूँ यहाँ पे तुम लोग को। आप आराम से समझिए इस चीज को। मैंने अभी बोला स्वर जो है अपने आप में स्वतंत्र होता है, इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। अब आप स्वर किसको बोलेंगे? आ को हम स्वर कहते हैं, आ को बोलते हैं, ई को बोलते हैं, ई को बोलते हैं। अगर मैं तुमको बोलूं आ लिखो, आ आम का लिखो, तो तुम सीधे क्या लिखोगे? आ आम का, यही लिख दोगे ना। और अगर मैं तुमको बोलूं क में आ की मात्रा लगाओ, या मैं बोलूं तुमको कि तुम काम लिखो, काम, तो तुम काम कैसे लिखोगे? हम काम ऐसे लिखते हैं ना। तो क के साथ यहाँ पर मात्रा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मात्रा की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? किसको पड़ी? क को पड़ी। मतलब व्यंजन ऐसा होता है जो बिना स्वर की सहायता के आप बोल ही नहीं सकते। लेकिन वहीं पर मैंने आपको क्या बताया, जो स्वर होता है उसको किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं रहती, वो अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं। मैं तुमको बोलूं अगर ई लिख के दिखाओ, ई तुम पूरा ऐसे लिख दोगे। अगर मैं तुमको बोलूं ई लिख के दिखाओ, तब तुम बड़ी ई लिखोगे। लेकिन अगर यहीं पर मैं तुमको बोल दूं की लिख के दिखाओ, तब तुमको की के लिए ई की मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। होता है ऐसा। यही यहाँ पर क्लियर किया गया है कि स्वर को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, जबकि व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। अगर सिंपल वे में देखो, व्यंजन में मैंने तुमको बताया कम लिखो, ये तो काम था, मैंने बोला कम लिखो, तो यहाँ पर क्या कोई मात्रा दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या कोई मात्रा? तो क्या इसका मतलब मैं ये समझ सकती हूँ कि इसमें स्वर नहीं है? समझ सकती हूँ क्या? नहीं समझ सकते, क्योंकि इसमें भी आपका स्वर जुड़ा हुआ है। अगर इसका विग्रह करें हम, संधि विग्रह, तो कैसे होगा? क धन अ, धन म, धन अ। इसमें जो अ अनार का है ना, ये लगा हुआ है। क म
अ आ रहा है ना लास्ट में, मतलब हर एक व्यंजन के साथ में आपका स्वर जुड़ा ही होता है, और जिसमें कोई मात्रा नहीं दिखती है उसमें आपका ये अ लगा ही होता है, मतलब अ हर एक व्यंजन के साथ आपका लगा होता है। इसीलिए तो अ को शहीद वर्ण भी कहते हैं। याद रख लेना इसको कि शहीद वर्ण किसे कहते हैं या शहीद स्वर किसको कहते हैं, क्योंकि ये बेचारा अ सबके साथ शहीद हो जाता है, आ के बिना कुछ चल ही नहीं सकता, इसलिए इसको शहीद स्वर कहते हैं या फिर शहीद वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, कोई भी ग्रामर का बुक दिख लो, तुमको ऐसा नहीं मिलेगा कि शहीद स्वर किसको कहते हैं। अभी तक पढ़ा है तुम लोगों ने क्या? ग्रेजुएट हो गए हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हो, किसी को पता होगा कि शहीद स्वर किसको कहते हैं? नहीं पता था हमको, तो मैं वही बता रही हूँ। हमारी जो क्लास है हिंदी बिल्कुल बेसिक से लेकर के इन्फिनिटी तक आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज मतलब पढ़ाया ऐसे जाएगा कि यहाँ एक बार आप पढ़ लिए हिंदी, उसके बाद ना तो आपको कोई बुक देखने की जरूरत है, ना आपको कोई और किसी जगह से पढ़ने की जरूरत है। इस तरीके से आपको हिंदी A to Z एक भी वर्ड मिसिंग नहीं होगा। समझ आ रहा है? इस तरीके से आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा, इसीलिए मैंने शुरू से ये कहा है आपको कि हिंदी के लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहेंगे, हर एक चीज आपको बताया जाएगा। देखिए, तो समझ आया, आप परिभाषा क्लियर है ना कि हिंदी मतलब स्वर हम किसको कहते हैं? जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, हमको उसमें किसी की जरूरत नहीं होती है। स्वर आपका 4 प्रकार का होता है। हाँ जी, इसका पीडीएफ अवेलेबल है, लेकिन आपको हमारे एप्लीकेशन से मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाकर आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। 4 प्रकार का होता है स्वर। एक होता है आपका ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, एक होता है संयुक्त और एक होता है प्लूत स्वर। स्वर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अभी तक पता भी रहा होगा तुम लोगों को, तो 2 ही पता था, एक तो ह्रस्व और एक दीर्घ। स्वर 4 प्रकार का होता है। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, एक होता है संयुक्त और एक होता है आपका प्लूत स्वर। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है। मैडम आपका नाम क्या है? नाम में क्या रखा है यार, काम देखो तुम। ठीक है, नाम तो किसी का भी कुछ भी रखा जाता है, आदमी की पहचान तो उसके काम से होती है। अगर आप मुझको मेरे काम से जानते तो मुझे ज्यादा खुशी होगा, बाकी नाम में क्या रखा है। ठीक है, देखिए ह्रस्व स्वर हम किसको कहेंगे? कुछ विद्वानों, अरे छोड़ो इसको, ये कुछ विद्वान वाला बताऊंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसे छोड़ दो इसको। स्वर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कुछ विद्वान 3 स्वर बोलते हैं, अब वो मैं तुमको बताने लगी मतलब तुम्हारे एग्जाम के टाइम पर यही याद आ जाएगा और पता चला तुम 3 ही टिक करके आ गए, इसे छोड़ दो। स्वर आपका 4 प्रकार का होता है। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर और एक होता है प्लू स्वर। बच्चे थोड़ा पेशेंस रखिए। लघु स्वर आपके ह्रस्व स्वर को ही बोला जाता है ना? तो थोड़ा पेशेंस के साथ क्लास ज्वाइन करो यार, सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, क्योंकि आपको जितना नहीं पता है ना उतना भी आपको बताया जाएगा। कुछ चीजें आपको पता है, सभी चीजें आपको नहीं पता है, सब चीज आपको बताया जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन का नाम है बच्चे युवा आईएएस एकेडमी कोरबा। प्ले स्टोर में जाएंगे, युवा आईएएस एकेडमी कोरबा आप देखेंगे, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं और इसे ही लघु स्वर कहा जाता है। ह्रस्व मतलब लघु, छोटा। ठीक है, पता है डेड स्किन सेल्स हमारा असली ग्लो छिपा देते हैं। टेप टेस्ट से पता चलेगा। देखा, असली ग्लो छिपा था इन डेड स्किन सेल्स के नीचे। इन्हें हटाए पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश। इसका विटामिन B3 युक्त फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स हटाए, असली ग्लो उभारे। दिखने दो असली ग्लो, पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश। ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व को ही हम लघु स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार का होता है? बिल्कुल पूछा गया एग्जाम में। ह्रस्व स्वर आपका 4 प्रकार का होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया। ह्रस्व स्वर लघु स्वर को ही कहा जाता है। ह्रस्व स्वर कहते हैं किसको है? जिसके उच्चारण में कम समय लगे, सबसे कम, एकदम कम समय लगे, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब बताओ स्वर में ऐसे कौन कौन से स्वर है जिसके उच्चारण में आपको कम समय लगेगा? अ, बोलो अ, 2 मिनट में खत्म। और उसी को बोलो आ, ज्यादा समय लगा कि नहीं लगा? तो वही यहाँ पे बताया गया है, जो कम समय लगे उसको लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, उसी को बोलो ई, 2 मिनट में खत्म। उ, 2 मिनट में खत्म। री, 2 मिनट में खत्म। तो वही है, जिसके उच्चारण में हमको सबसे कम समय लगे उसको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। रटने की जरूरत नहीं, खुद बोल के देखना ना। आ ना का तो आता ही होगा, आ तक। इतना गधा कोई बच्चा नहीं होगा जो पीएससी कोचिंग कर रहा है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको आ अनार का अहा तक ना है। हाँ, व्यंजन की मैं गारंटी ले सकती हूँ कि अगर मैं तुम लोग को खड़े करवा के क से लेकर के छ छतरी तक बोलवाऊं तो मैक्सिमम बच्चे नहीं बोल पाओगे। ठीक है, लेकिन स्वर तो भाई सभी को आता है। आ ई उ री, ए ए ओ अमा, खत्म, ये सबको आता है। तो वहां पे तुम क्या करना ना, उसको खुद बोल करके देखना, किसको बोलने में कम समय लग रहा है, किसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है। अ कम समय लगा, आ ज्यादा समय लगा, ई कम समय लगा, ई ज्यादा समय लगा, उ
समझ आ रहा है ना? तो यही है कि ऐसे वर्ण जिसको बोलने में हमको कम समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। कितने प्रकार का होता है? 4। अ, ई, उ, री। क्लियर है क्या? दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे। जितना समय आपको ह्रस्व स्वर को बोलने में लगा था उससे दुगुना समय आपको जिस वर्ण के उच्चारण में लगे उसको आप दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये जो दीर्घ स्वर होता है वो 3 प्रकार का होता है। 3 तो होता है दीर्घ स्वर। एक तो आपका आ आम का हो गया, एक आपका ई इक का हो गया और एक आपका उ उन का हो गया। ठीक है? लघु स्वर या ह्रस्व स्वर जो बिल्कुल मुंह से निकलते ही खत्म हो जाए, जिसको बोलने में कम समय लगे उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व से दुगुना समय लगे उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं और ह्रस्व से तिगुना समय लगे उसको प्लूत स्वर कहा जाता है। ठीक है? तो दीर्घ स्वर 3 होता है, आ आम का, ई इक का, उ उन का। फिर आते हैं हम प्लूत स्वर की तरफ, जिसके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगे उसको प्लूत स्वर कहा जाता है और इसकी संख्या सिर्फ 1 होती है। और कौन सी होती है? ओम। ओइम नहीं, ओम। ओम। बोलो ओम। तुरंत ओम बोल दोगे तो कोई लड़का आ जाएगा जिसका ओम नाम रहेगा। ओम ऐसे बोल दो, किसी का नाम मान लो ओम है तो दौड़ते हुए आ जाएगा। हाँ मैडम बताइए। ओम मतलब जो हम मंत्र उच्चारण करते थे। देखो प्लूत स्वर का भी यूज नहीं होता है। प्लूत स्वर का जो प्रयोग है वो वैदिक काल में किया जाता था, जब ऋषि मुनि लोग वेद मंत्र का जाप करते थे। अभी इसका प्रयोग नहीं होता है क्योंकि हम ओम कैसे बोलते हैं? ओम। बहुत समय लगा, इसको प्लूत स्वर कहा जाता है। मतलब जिसके उच्चारण में एकदम कम समय लगे ह्रस्व है, ह्रस्व से डबल समय लगे दीर्घ है, ह्रस्व से ट्रिपल समय लगे प्लूत स्वर है। समझ आया? प्लूत स्वर की संख्या सिर्फ 1 जिसको हम कहते हैं ओम। समझ गए? नेक्स्ट है आपका संयुक्त स्वर। 2 वर्णों के मेल से बनता है। 2 वर्णों को जब आपस में हम मिला देते हैं ना उसको संयुक्त कहते हैं। संयुक्त का मतलब यही होता है, संयुक्त मतलब मिलकर। तो 2 वर्णों को मिलाने से जो वर्ण बनता है उसको हम संयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। अब ये संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर होता है आपका ए, ए, ओ, औ 4। लघु स्वर आपका 4, दीर्घ स्वर 7 हो गया और ये 4, 11 स्वर खत्म। अभी तो हमने देखा था ना स्वर 11 होता है। प्लूत स्वर को स्वर में काउंट नहीं किया जाता है भाई। प्लूत स्वरों की संख्या 1 बताई है मैंने, उसको स्वर में काउंट नहीं किया जाता। लेकिन कुछ बड़े वाले, महान वाले बोलना चाहिए, वैज्ञानिक है, ठीक है, जो प्लूत स्वर को भी काउंट करते हैं और इसीलिए वो स्वरों की संख्या 12 बताते हैं। हमको नहीं याद रखना, स्वर की संख्या 11 होती है। प्लूत स्वर का प्रयोग हम नहीं करते हैं, इसीलिए उसको हम स्वर में काउंट भी नहीं करते हैं। तो कैसे हो गया 11? समझ आया ना? लघु 4, दीर्घ 3 और ये आपका संयुक्त कितना हो गया? 4। इस प्रकार से टोटल 11 स्वर होते हैं। अब देखो संयुक्त कौन कौन सा होता है? ए, ओ, औ। इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। कैसे बनता है? तो ए जो है आपका अ, आ और ई को मिलाने से बनता है। देखो एक चीज है इसमें कॉमन, ये जो चारों दिख रहा है आपको ए, ओ, औ, इन सब में अ और आ कॉमन रहेगा। सब में अ रहेगा, सब में आ रहेगा। मतलब या तो अ रहेगा या आ रहेगा। ठीक है? याद इधर वाला रखना है। अगर आप अ और ई को मिलाते हैं या आप आ और ई को मिलाते हैं तो आपका ए बनता है। ठीक? ए किसको किसको मिलाने से बनता है? अ प्लस ए, आ प्लस ए। ठीक है? इस प्रकार से आपका ए बन जाएगा। फिर है आपका ओ, अ और उ को मिलाओगे तो ओ बनेगा। अ प्लस उ या आ प्लस उ तो आपका बनेगा ओ। ठीक है? फिर आओ कैसे बनता है? आओ बनता है आपका आ प्लस ओ को मिलाओगे तो औ बन जाएगा। आ प्लस आओ को मिलाओगे तो आपका औ बन जाएगा। इसमें हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज कि हम आ के साथ बड़ा उ अगर मिलाते हैं तो अ औरत का बन जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप आ आम के साथ औ औरत को मिलाओगे तो आपका औ ही बनेगा। इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं चलाना है। फिलहाल आपको याद रखने वाला चीज ये है कि हमारे पास 4 प्रकार का संयुक्त स्वर होता है। कौन कौन सा होता है? ए, ओ, औ। आ किसको किसको मिलने से बना है? तो सॉरी, ए किसको किसको मिलने से बनना है? तो आ और ई को मिलाएंगे ए बन जाएगा। ए कैसे बनेगा? तो आ और ए को मिलाएंगे तो ए बन जाएगा। आ और ओ को मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा, उ, है ना? और अ और ओ को मिलाने से हमारा औ बन जाएगा। मतलब ओ बनाना है तब आपको उ यूज करना है और औ बनाना है तो आपको औ ही यूज करना है। आगे समझ में? एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, चीजें आपको समझ आ जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, संयुक्त अक्षर 4 कौन कौन सा? ए, ओ, औ। हो गया 11? कोई दिक्कत? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चे तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप वहां पर व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ सकते हैं या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है? फिर वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अ को हिंदी वर्णमाला में शहीद वर्ण कहते हैं। क्या बताया जा रहा है? अ को
हिंदी वर्णमाला में शहीद कहते हैं। क्यों समझ आया ना, शहीद वर्ण क्यों कहते हैं? सभी के साथ शहीद हो जाता है बेचारा, हर एक व्यंजन के साथ आपका अ अनार्कल लगा होता है, इसी वजह से इसको शहीद वर्ण कहते हैं। क्लियर है? तो आ को आपका शहीद वर्ण भी कहा जाता है। प्लूत स्वर को 11 में नहीं गिनते हैं, बता चुकी हूं मैं आपको। आ और अहा, अब देखो मैडम अ से अ औरत तक का तो बताती है आप, आ अंगूर का और अहा को क्या करें जो हम बचपन से पढ़ के आए हैं। तो देखिए आ अंगूर का और जो अहा है, ये दोनों ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। आ अंगूर का और अहा ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, तो फिर क्या होते हैं? ट्रांसजेंडर होते हैं। ठीक है, ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, ये ट्रांसजेंडर होते हैं, दोनों ही होते हैं। समझ आ गया? मतलब आप इसको स्वर में भी यूज कर सकते हो, व्यंजन में भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर हम परिभाषित करें तो ना तो हम इसको स्वर कहेंगे और ना ही हम इसको व्यंजन कहेंगे। देखिए आम अंगूर का जो होता है, हाँ जी इसके लिए बहुत सारे शब्द हैं, अयोगवाह है, अनुस्वार है, बहुत सारा। आ अंगूर का को अनुस्वार कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आम अंगूर का को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो फिर आहा को क्या कहते हैं? आहा को विसर्ग कहा जाता है, पता है हमको, आहा तो सबको पता होगा विसर्ग कहते हैं, लेकिन आ अंगूर का जो होता है उसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अयोगवाह या नपुंसक वर्ण किसे कहा जाता है? अयोगवाह या नपुंसक वर्ण अ और अहा दोनों को कहते हैं। पूछा जा सकता है ना एग्जाम में, इसे बिल्कुल डीप में घुस कर पढ़ा रही हूँ तुम लोग को मैं, और ऐसे ही पढ़ना है तुम लोग को हु बाहु, बिल्कुल दिमाग में एकदम शरबत बना के घुसा लो, पिला लो पूरा। ठीक है, आम अंगूर का और अहा, इसको क्या कहा जाता है? संयुक्त रूप से अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो अयोगवाह आम अंगूर का अहा को कहा जाता है। आम अंगूर का वाह अहा को क्या कहते हैं? अयोगवाह। एकिष्टों को नहीं कहते ना कभी भी, सिर्फ आम अंगूर का को आपका अयोगवाह नहीं कहेंगे, आम अंगूर का को आपका अनुस्वार कहेंगे, वैसे अहा को आपका विसर्ग कहेंगे, लेकिन दोनों को सम्मिलित रूप से अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह के साथ साथ नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। मैंने बताया ना ट्रांसजेंडर होते हैं, न स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, उसी को तो हिंदी में नपुंसक बोलते हैं क्या? ठीक है, तो अगर पूछ दे नपुंसक वर्ण कौन सा है, हो जाओगे कंफ्यूज, ये कहा आ गया, हम तो कभी पढ़े नहीं है बाप पुरखा, एक आ नपुंसक वर्ण है, बाप पुरखा नहीं, अभी पढ़ लियो तुम लोग, अपने पुरखा में पढ़ लियो। ठीक है, तो नपुंसक क्या होता है? नपुंसक अ अंगूर का और अहा को कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। स्वर खत्म, स्वर के बारे में बस इतनी जानकारी थी जो आपको होनी थी। क्लियर है? समझ आ गया? स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र होता है, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर को ही मात्रा भी कहा जाता है, बोलने में कम समय लगता है। स्वर की संख्या 11 होती है, उसमें से जो ह्रस्व है जिसको लघु भी कहा जाता है, इसकी संख्या 4 होती है। दीर्घ की संख्या 3 होती है, संयुक्त का संख्या 4 होता है। ऐसे करके हो गया 11। एक्स्ट्रा में मैंने पढ़ाया प्लूत स्वर। प्लूत स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगे, उसको प्लूत स्वर कहा जाता है। इसकी संख्या 1 होती है और वो है आपका ओम। ठीक, व्यंजन वर्ण की बात कर लेते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहता है? तो ऐसा वर्ण जो हमेशा स्वर पर आश्रित रहता है, बिना स्वर की सहायता से आप बोल ही नहीं सकते उसको व्यंजन कहा जाता है। जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता